नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th के साइंस विषय का अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं के महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न लेके आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके हाफ ईयरली और बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसीलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और इनको समझने का कोशिश करें। प्रश्न नंबर 1, किसी व्यष्टि जीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। कोई भी जीव है, सजीव है, उसको जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ए श्वसन, उत्सर्जन, पोषण एवं जनन। तो किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है, उसको उत्सर्जन भी जरूरी है, उसको पोषण यानी भोजन भी जरूरी है, लेकिन जनन ये आवश्यक नहीं है। ये उसकी जाति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, उसको जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा जनन। क्वेश्चन नंबर 2, जीवों में प्रोटीन संश्लेषण की सूचना निहित होती है आरएनए में, डीएनए में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्गी में। तो जीवों में प्रोटीन संश्लेषण की सूचना डीएनए में निहित होती है। डीएनए जो कि केंद्रक में स्थित होता है, इसी में सारी सूचना, इसकी प्रोटीन संश्लेषण की सूचना निहित होती है और इसी के अकॉर्डिंग जीव का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 3, जनन कोशिका में डीएनए की कितनी प्रतिकृतियां बनती है? 1, 2, 3 और 4। तो जनन कोशिका में डीएनए की 2 प्रतिकृतियों का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने का आधार है। कोई भी जाति है, उसकी उत्तरजीविता यानी वो लंबे समय तक जीवित बनी रहे, उसके लिए क्या आवश्यक है? ए समानता, बी विभिन्नता, पोषण एवं जनन। तो इसका राइट आंसर है विभिन्नता। किसी भी स्पीसीज को लंबे समय तक उसका अस्तित्व बना रहे, उसके लिए उसके अंदर विभिन्नता जरूरी है। जीवों के अंदर विभिन्नता होगी तो वो विभिन्न प्रकार की वातावरणीय परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे एवं लंबे समय तक जीवित रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विभिन्न जीवों के जनन की विधि निर्भर करती है। विभिन्न जो जीव हैं, एककोशिकीय जीव एवं बहुकोशिकीय जीव, उनके जनन की विधि किसके ऊपर निर्भर करती है? ए शारीरिक अभिकल्प पर, बी वातावरण पर, पोषण पर, आवास पर। तो इसका राइट आंसर होगा शारीरिक अभिकल्प पर। जैसा उनका शारीरिक संगठन है उसी के अकॉर्डिंग उसके अंदर जनन की विधि होगी। जैसे एक कोशिकीय जीवों के अंदर खंडन, बहुखंडन, विखंडन इस प्रकार की विधि होती है और बहुकोशिकीय जीवों के अंदर अधिकतर लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो जैसा उनका शारीरिक संगठन होगा उसी के अकॉर्डिंग उन जीवों के अंदर जनन की विधि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम जो कि एक प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है के मानव शरीर में प्रवेश करने पर बहुगुणन करता है, अर्थात मलेरिया के लक्षण जैसे तेज बुखार आना, उल्टी, दस्त, पसीना आना प्रकट होते हैं। प्लाज्मोडियम में बहुगुणन की विधि है। प्लाज्मोडियम किसी की बॉडी में एंटर कर जाता है जब मादा एनोफ्लीज मच्छर के अंदर ये परजीवी के रूप में रहता है, और जब मादा एनोफ्लीज मच्छर किसी को काट लेती है तो उसकी बॉडी में ये एंटर करता है और एंटर करने के बाद ये अपनी संख्या बहुत तेज गति से, इनकी संख्या बढ़ती जाती है, बहुत ही तेज गति से ये जनन करता है। तो इसके अंदर कौन सी विधि है? ए द्विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन, दे पुनरुद्भवन। तो इसका राइट आंसर होगा बहुखंडन। बहुखंडन यानी बहुत सारे
मतलब इनकी संख्या बढ़ती जाती है, तो इसके अंदर राइट आंसर होगा बहुखंडन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द्विखंडन द्वारा जनन पाया जाता है। यानी एक कोशिकीय जीव जो अपनी बॉडी को 2 बराबर भागों में बांट लेता है और इस प्रकार से वो जनन करता है, तो इसके अंदर कौन से होंगे? ए लेशमानिया, अमीबा, ए और बी दोनों, और यीस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी लेशमानिया डोनोवानी और अमीबा दोनों एक कोशिकीय जीव हैं और ये द्विखंडन के द्वारा जनन की प्रक्रिया पूरी करते हैं। लेशमानिया डोनोवानी ये एक मक्खी होती है, सैंड फ्लाई, बालू मक्खी, उनके अंदर परजीवी के रूप में होता है और जब वो मक्खी किसी को काट लेती है तो उससे एक प्रकार की बीमारी होती है, जिसका अगले वाला जो आपका क्वेश्चन है उसी के अंदर आ रहा है कि ये कालाजार या काला बुखार का रोगाणु है। तो ये लेशमानिया वही है ये। तो अब है क्वेश्चन नंबर 8, कालाजार या काला बुखार का रोगाणु है ए लेशमानिया, बी अमीबा, यीस्ट और दे प्लाज्मोडियम। तो इसका राइट आंसर होगा लेशमानिया। क्वेश्चन नंबर 8, सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में जैसे स्पाइरोगायरा में जनन की विधि है। ये एक प्रकार का स्पाइरोगायरा एल्गी है। ये शैवाल जो है उनके अंदर कौन सी विधि है जनन की? ए खंडन, विखंडन, द्विखंडन, बहुखंडन। तो इसका राइट आंसर है खंडन। यानी ये जो शैवाल है इसके बहुत सारे अलग अलग भाग हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं और एक टुकड़े से नया स्पाइरोगायरा विकसित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा खंडन। क्वेश्चन नंबर 9, प्लेनेरिया एवं हाइड्रा में जनन की विधि है पुनरुद्भवन, मुकुलन, विखंडन एवं खंडन। तो इसका राइट आंसर होगा पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। जब प्लेनेरिया एवं हाइड्रा को अलग अलग पीस में इनको काट दिया जाता है तो प्रत्येक पीस से नया जीव विकसित हो जाता है। इसी को कहा जाता है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। तो इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 10, मुकुलन द्वारा जनन पाया जाता है। ए अमीबा में, बी हाइड्रा में, सी यीस्ट में और दे ऑप्शन है बे और से दोनों। तो मुकुलन के द्वारा क्या होता है? इसमें मुकुलन का जो जनन होता है इसमें उनके जो बॉडी होती है, शरीर होता है जो जीव का, उनके शरीर पर एक प्रकार के मुकुल का निर्माण होता है। मुकुल यानी एक बड निकलता है, छोटी सी एक कली निकलती है और वो कली पूर्ण विकसित होकर के अलग जीव का निर्माण करती है। तो ऐसा जनन एक तो हाइड्रा में पाया जाता है और एक यानी यीस्ट में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बे और से दोनों। क्वेश्चन नंबर 11, पौधों का कायिक भाग नहीं है। जो पौधे का कायिक भाग नहीं है उसको ऑप्शन देखना है इसमें। ए जड़ है इसका कायिक भाग, तना भी है, पत्ती है लेकिन फूल नहीं है। फूल पौधे का जनन भाग है। तो राइट आंसर होगा फूल। क्वेश्चन नंबर 12, कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। यानी इनमें कौन से पौधे हैं जिनमें पौधे के कायिक भाग से नए पौधे का विकास हो जाता है। यानी पौधे के कायिक भाग जड़, तना और पत्ती से जिसके अंदर नया पौधा बन जाता है वो किन में पाया जाता है? एक केला में, दूसरा गुलाब में, से चमेली में, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा इसका दे, उपरोक्त सभी। उत्तक संवर्धन विधि का प्रयोग किस प्रकार के पौधों के लिए किया जाता है?
उत्तक संवर्धन जो विधि होती है यानी टिश्यू कल्चर, इसका प्रयोग किस प्रकार के पौधों के लिए किया जाता है, कैसे पौधे विकसित करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर यानी केलस का निर्माण होता है। केलस एक प्रकार की कोशिकाओं का समूह है। तो ए फलदार पौधों में, बी सजावटी पौधों में, से छायादार पौधों में और दे उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा बे, सजावटी पौधों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बीजाणु समागम द्वारा जनन पाया जाता है, यानी ये भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसके अंदर बीजाणुधानी का निर्माण होता है, जिसमें बहुत सारे बीजाणु होते हैं और जब बीजाणुधानी फट जाती है तो वो बीजाणु हवा में उड़ते रहते हैं और जब उनको उचित एक कंडीशन मिलती है, उनके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती है तो वो अंकुरित हो जाते हैं। तो ये विधि किस में पाई जाती है? ए ऑप्शन, शैवाल में, कवक में, से लाइकेन में, दे उपरोक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर होगा कवक में। जो ये मृतपोपजीवी होते हैं कवक, सेप्रोफाइट, इनके अंदर ये बीजाणु समागम की विधि पाई जाती है। ये बीजाणु हवा में उड़ते रहते हैं, जिसको अपन नॉर्मल भाषा में फफूंद भी कहते हैं। यही फफूंद, इनके बीजाणु जो हवा में विचरण करते रहते हैं और जब इनको नमी और उचित तापमान मिलता है तो ये अंकुरित हो जाते हैं। जैसे ब्रेड के ऊपर, कपड़ों पे, जूतों पे और अचार और रोटी पे। क्वेश्चन नंबर 15। लैंगिक जनन अलैंगिक जनन से श्रेष्ठ क्यों है? जो लैंगिक जनन है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? ए लैंगिक जनन कम समय में होता है, लैंगिक जनन विभिन्नता उत्पन्न करता है, लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक बनते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा लैंगिक जनन विभिन्नता उत्पन्न करता है। लैंगिक जनन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये है कि लैंगिक जनन विभिन्नता उत्पन्न करता है, क्योंकि इनमें नर और मादा युग्मक होते हैं और नर और मादा युग्मक के जो उनके अंदर विभिन्नता होती है वही विभिन्नता उनके अंदर संतान में उभर के आती है। तो इसका राइट आंसर होगा लैंगिक जनन विभिन्नता उत्पन्न करता है और विभिन्नता यही किसी जाति को बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर होगा विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर 16। एक जनन कोशिका जिसमें भोजन का भंडार संचित होता है वह है। एक जनन कोशिका कौन सी होती है जिनमें भ्रूण को विकसित करने के लिए उसके अंदर भोजन का भंडार पाया जाता है? ए नर युग्मक, मादा युग्मक, बीजांड, अंडाशय। तो इसका राइट आंसर होगा मादा युग्मक। मादा युग्मक जो होते हैं उनके अंदर भोजन संग्रहित रहता है जो कि भ्रूण के विकास के लिए उनको पोषण प्रदान करता है। तो राइट आंसर होगा मादा युग्मक। क्वेश्चन नंबर 17। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। ऐसा पुष्प जिसमें या तो नर इसमें जनन अंग होंगे या मादा जनन अंग होंगे। तो ऐसा पुष्प कौन सा है? गुड़हल, सरसों, पपीता, धतूरा। तो उसका राइट आंसर होगा पपीता। इसमें सिर्फ या तो नर जनन अंग होंगे या मादा जनन अंग होंगे। एक लिंगी पुष्प होते हैं गुड़हल, सरसों और ये जो धतूरा है ये द्विलिंगी पुष्प होते हैं या उभयलिंगी पुष्प होते हैं। इनमें एक ही पुष्प में दोनों जननांग होते हैं, यानी एक ही पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों मिलेंगे आपको। 18 नंबर का क्वेश्चन है। स्त्री केसर का भाग नहीं है, ये किसी पुष्प का मादा जनन अंग है। तो मादा जनन अंग का भाग नहीं है इसमें से, वो अपने को ढूंढना है। ए वर्तिकाग्र ये है, बे वर्तिका ये भी है, से अंडाशय ये भी है, लेकिन परागकोश, ये परागकोश किसी भी स्त्री केसर का भाग नहीं है। ये परागकोश
ये नर जनन अंग का भाग है, यानी ये पुंकेसर का भाग है। पराग कोश में ही परागकण पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डे। 19 नंबर का क्वेश्चन, परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक किससे संलियत होता है? यानी परागकण के द्वारा जो नर युग्मक ये जो होते हैं परागकण, ये एक प्रकार के नर युग्मक ही हैं, तो इसका निषेचन किससे होता है? ए अंडाशय से, बीजांड से, अंड कोशिका से और वर्तिकाग्र से। तो अंड कोशिका से ही नर युग्मक, ये है मादा युग्मक और ये है नर युग्मक, तो इसका अंड कोशिका से ही इसका निषेचन होता है। तो राइट आंसर होगा इसका अंड कोशिका से। 20 नंबर क्वेश्चन, परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। जो परागकण होते हैं नर युग्मक, उनका वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण वो यानी हवा के द्वारा हो सकते हैं, वो मधुमक्खी के द्वारा हो सकते हैं, वो पानी के द्वारा हो सकते हैं, और वो यानी कीट पतंगे और जो तितलियाँ वगैरह हो उनके माध्यम से हो सकता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है स्थानांतरण, इनको क्या कहा जाता है? निषेचन, परागण, अंकुरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका परागण। परागण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण एवं परपरागण। क्वेश्चन नंबर 21, अंडाशय परिपक्व होकर बनता है या बनाता है। अंडाशय जो होता है किसी भी पुष्प का जो मादा जननांग का भाग है अंडाशय, वो विकसित होकर किस में बदल जाता है? बीज में, फल में, फलवित्ती में या भ्रूण में। तो राइट आंसर होगा इसका फल। जो अपन फल खाते हैं वो अपन उस पुष्प का विकसित हुआ अंडाशय ही खाते हैं। तो अंडाशय तो बदल जाता है फल में, और बीजांड जो होते हैं वो बदल जाते हैं बीज में। तो इसका राइट आंसर होगा फल। क्वेश्चन नंबर 22, नर जनन कोशिका शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? मनुष्य के अंदर जो नर जनन कोशिका है शुक्राणु, उसका निर्माण कहाँ होता है? शुक्राशय में, वृषण में, शुक्रवाहिनी में, वृषण कोश में। तो इसका राइट आंसर होगा वृषण में। ये वृषण जो होते हैं ये वृषण कोश में होते हैं, और ये जो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होगा? वृषण में। तो राइट आंसर बे। क्वेश्चन नंबर 23, शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण एवं लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। यानी जो मेल होते हैं उनके अंदर शुक्राणु उत्पादन एवं लड़कों में यौवनावस्था के समय जो उनके बॉडी में जो चेंजेज आते हैं, जैसे आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूंछों का आना, हड्डियों और मांसपेशियों का मजबूत होना, ये सारे जो लक्षण है इसके लिए उत्तरदायी हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। तो राइट आंसर होगा इसमें ए। क्वेश्चन नंबर 24, मादा जनन कोशिका अंडाणु का निर्माण होता है। मनुष्य के अंदर जो मादा जनन कोशिका होती है अंडाणु, उसका निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में, अंडवाहिनी में, गर्भाशय में या संदेह योनि में। तो इसका राइट आंसर होगा अंडाशय में। अंडाशय के अंदर ही अंड कोशिका का निर्माण होता है, और अंडाशय हर महीने एक अंडा निर्मोचित करती है। तो इसका राइट आंसर होगा अंडाशय में। क्वेश्चन नंबर 25, नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन अर्थात निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। नर युग्मक और मादा युग्मक, यहाँ हम मानव जनन तंत्र की बात कर रहे हैं। तो मादा मनुष्य में नर युग्मक और मादा युग्मक का जब यानी संलयन होता है, जब उनका मिलाप होता है, तो उनके अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है। ये निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? ए गर्भाशय में, अंडवाहिनी में और अंडाशय में या योनि में। तो इसका राइट आंसर होगा अंडवाहिनी में, यानी फैलोपियन जो ट्यूब होती है, अंडाशय से अंडा निकलता है और अंडवाहिनी में आकर के उसका शुक्राणु से निषेचन हो जाता है और भ्रूण का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 26,
निषेचन के पश्चात भ्रूण का रोपण अर्थात शिशु का पूर्ण विकास कहाँ होता है? जैसे ही अंडवाहिनी में निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, फिर उस भ्रूण का रोपण अर्थात शिशु का पूर्ण विकास कहाँ होता है? ए, गर्भाशय में। तो राइट आंसर होगा, जिसको नॉर्मल भाषा में बच्चेदानी भी कहा जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं, भ्रूण जो है वो माता के रुधिर से ही सारा पोषण लेता है, ऑक्सीजन वगैरह सारी चीज़ें वो माता के रुधिर से ही लेता है। तो माँ से जो होता है भ्रूण या शिशु, उसको पोषण देने के लिए जो माध्यम होता है, जो एक प्रकार की संरचना होती है, उसको क्या कहा जाता है? प्लेसेंटा, फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय, गर्भाशय। तो इसका राइट आंसर होगा प्लेसेंटा, जिसको हिंदी में अपरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य में गर्भकाल होता है, यानी मनुष्य के अंदर मादा में जो टाइम पीरियड होता है गर्भकाल, वो कितने दिन का होता है? 9 दिन, 9 माह, 9 वर्ष, 1 वर्ष। तो टाइम पीरियड होता है 9 माह का। कभी कभी ये दिनों के अंदर भी पूछ लिया जाता है। तो जो दिन होते हैं, तो 9 माह को आप 30 से मल्टीप्लाई करके इसके दिन निकाल सकते हो, तो 270 दिन आते हैं राइट आंसर इसमें। क्वेश्चन नंबर 29, ऋतुस्राव रजोधर्म की अवधि होती है। जो फीमेल होते हैं उसके अंदर हर महीने रजोधर्म की जो अवधि होती है वो 2 से 5 दिन, 2 से 8 दिन, 3 से 5 दिन, 1 से 5 दिन। ये प्रत्येक फीमेल में अलग अलग हो सकती है, लेकिन आपकी बुक में इसका राइट आंसर दे रखा है 2 से 8 दिन। तो आपको यही करना है, अगर एग्जाम में आ जाए तो 2 से 8 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा बे। क्वेश्चन नंबर 30, अंडाशय प्रत्येक माह कितने अंडे का मोचन करता है? अंडाशय जो है वो प्रत्येक महीने 1, 2, 3, 4। तो राइट आंसर होगा 1 अंडे का मोचन होता है। 2 अंडाशय होते हैं लेकिन अंडा एक ही मोचित होता है। तो राइट आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन मानव में नर जनन तंत्र का भाग नहीं है? कौन इनमें से नर जनन तंत्र का भाग नहीं है, वो अपने को ढूंढना है। ए, शुक्रवाहिनी, ये भी है, शुक्राशय भी है, वृषण है, लेकिन दे, गर्भाशय, ये मादा जनन तंत्र का भाग है। तो इस प्रकार बच्चों इस चैप्टर के ये 31 इम्पोर्टेंट MCQ टाइप जो क्वेश्चन इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ें, बार बार इनको देखें, और कितने इसमें से क्वेश्चन आप हल कर पा रहे हो वो भी आप देखिए कि आपको कितना आ रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मेहनत करें। हाफ ईयरली एग्ज़ाम बिल्कुल पास में आपके, और बोर्ड एग्ज़ाम का भी ज़्यादा समय नहीं रहा, इसीलिए आप सभी अपनी पढ़ाई को अनवरत रूप से रखें। आप सभी का धन्यवाद।